हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने केमिस्ट्री के लास्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने एलिमेंट को कैटेगराइज करना मैंने बता दिया था, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, और जिसको हमने मेटलॉइड बोला था, और नोबल गैस के बारे में हमने पूरा अच्छे से क्लेरिफाई कर लिया था। तो अब हम इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम थोड़ा आगे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। और कंपाउंड्स को मैंने मैटर में कैटेगराइज किया था। जैसा कि आपको पता हो, प्योर सब्सटेंस में मैंने एक लिया था एलिमेंट्स एंड एटम, और दूसरे पार्ट पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पर दूसरे पार्ट पर मैंने लिया था कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड्स के बारे में। तो देखो, कंपाउंड्स क्या होगा? ग्रुप ऑफ टू एंड मोर देन टू एटम्स। ग्रुप ऑफ टू एंड मोर देन टू एटम्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड्स बोल सकते हैं। सिंपली हम उसको क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड। तो हम कंपाउंड की डेफिनेशन समझने से पहले हम उसको एक बार कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, यहां पर हम दो टाइप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन मैं आपको बताता हूं, आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट वन कौन सा? आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट वन कौन सा होगा बेटा आपका? आयोनिक कंपाउंड। एंड सेकंड वन इज व्हाट? कोवैलेंट कंपाउंड। सेकंड वन इज व्हाट? कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो, मैं एक एक करके दोनों को समझाता हूं अच्छे से आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड आपका होता क्या है? आयोनिक कंपाउंड आपका होता क्या है? आयोनिक कंपाउंड आपका किससे फॉर्म होता है? बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां पर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड will be formed by transfer of electron from metal to नॉन मेटल। ये मैंने आपको बताया था मेटल और नॉन मेटल के बारे में लास्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो मेटल आपका क्या होता है? मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। और आपका नॉन मेटल क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहां पर हम सिंपली बोल सकता हूं, मेटल से आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मेटल से आपका किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कहां की ओर? नॉन मेटल की ओर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और ये आपके कंपाउंड क्या बना लेंगे? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आपका यहां पर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आयोनिक कंपाउंड के बारे में हम और भी बात कर सकते हैं कि यहां पर, जैसा कि सेकंड में लिख सकता हूं, हाँ, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल इन कैरेक्टर। आयोनिक कंपाउंड आपका हार्ड एंड ब्रिटल इन कैरेक्टर होता है। ठीक है, और मैं यहां पर थर्ड पॉइंट आपका क्या लिख सकता हूं? बताइए आप लोग। यहां पर थर्ड पॉइंट आपका क्या लिख सकता हूं? आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो, इन फ्यूज्ड स्टेट as well as molten state, it can conduct electricity, या आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। मतलब ये कंडक्टिविटी शो करेगा कौन से स्टेट में? फ्यूज स्टेट में। और फ्यूज स्टेट के साथ साथ मोल्टेन स्टेट में ये आपका कंडक्टिविटी शो करता है। इट कैन शो कंडक्टिविटी इन फ्यूज स्टेट एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। ठीक है, तो ये अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा, लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल क्या बोल सकता हूं? देखो, NaCl, ठीक है, KBr,
ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, एक और एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, बताइए आप लोग कौन कौन से एग्जांपल आप लोग सोच सकते हैं। KNO3, ठीक है, यहाँ पर NH4O, यहाँ पर NH4Cl, ठीक है, ये इस टाइप के आपके कंपाउंड होंगे। और ले सकते हैं Al2, यहाँ पर AlCl3, ये भी आपके कोवलेंट, ये आपके आयोनिक कंपाउंड टाइप के होते हैं, ठीक है। अब समझेंगे, ये देखो यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका क्या होगा, मेटल, और यहाँ पर ये आपका क्या होगा, नॉन मेटल। देखो मेटल और नॉन मेटल, यहाँ पर भी मेटल और नॉन मेटल, यहाँ पर भी मेटल और नॉन मेटल। अब इसके केस में देखो, ये नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, और क्लोरीन भी नॉन मेटल, सारे कंपाउंड नॉन मेटल है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपने इसको आयोनिक कंपाउंड क्यों बोला। देखो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो इट कैन डिसोसिएट इनटू आयंस, सो दैट्स व्हाई इट कैन कॉल्ड व्हाट, आयोनिक कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई इट कैन कॉल्ड व्हाट, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आयोनिक कंपाउंड की एक और मतलब प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको लिखाता हूं। इट कैन डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम। ये आपका एक्वस मीडियम में क्या होता है, अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। जैसे अगर मैंने ले सपोज लिया यहाँ पर NaCl को अगर मैंने यहाँ पर एक्वस लिया, तो एक्वस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका Na+ और Cl- में डिसोसिएट आपका हो जाएगा। ये आपका Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही मैं अगर आयोनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसोल्व करूंगा तो ये अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है समझते हैं। कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में बच्चों समझेंगे हम लोग। यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड will be formed by partnership of इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप से बनेगा। या फिर हम इसकी जगह एक और टर्म लिख सकते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ठीक है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, इन नॉन मेटल। ओनली कौन बनाएगा, नॉन मेटल कंपाउंड में शेयरिंग होगी। केवल और केवल कौन से कंपाउंड में शेयरिंग होगी, नॉन मेटल कंपाउंड में, ठीक है। अब देखो इसका जस्ट उल्टा, इट कैन नॉट डिसोसिएट इनटू व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन। या आपका एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। इट कैन ये भी आपका यहाँ पर ये आपका हार्ड और ब्रिटल कैरेक्टर का नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम फर्दर जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ हमको आइडिया लगेगा इसके बारे में, ठीक है। आइकोसाहाइड्रोन बोरोन का एक स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में हम समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस शेयरिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होती है, आयोनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और मेटेलिक कंपाउंड की भी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अभी तो हमने बेसिक में हमको आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूँ तो P2O5, N2O5, ठीक है। यहाँ पर CO2, ठीक है। और क्या बोल सकते हो बेटा बताओ, SO2, ठीक है। और HCl तो एसिडिक भी हो सकता है, तो इसको एसिड में हम SO2 के बाद यहाँ पर SO3, ठीक है। SO3 के बाद हम क्या बोल सकते हैं, H2O। ये आपके क्या होंगे, सारे के सारे यहाँ पर सारे के सारे कंपाउंड क्या है आपके
कोवलेंट कंपाउंड। यहां पर जो कंपाउंड बने हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने हैं। किससे बने? यहां पर जो आपके कंपाउंड बने वो किससे बने बेटा? यहां पर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से यहां पर कंपाउंड आपके फॉर्म हुए हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों आपके नॉन मेटल 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 नॉन मेटल, तो हर जगह यहां पर नॉन मेटल और नॉन मेटल हुआ। अब हम समझते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। तो लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैं अब आपको बताता हूं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या पर्टिकुलरली डिफरेंस है। ठीक है, तो हम समझते हैं यहां पर देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? यहां पर 11। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहां पर 11 होंगे। देखो यहां पर सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों? 11 हुए। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1 सॉरी। ठीक है, ये मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ मैंने आपको क्या बताया था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता लगाना है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? 3s2 वाला, सॉरी 3s वाला। मतलब यहां पर कौन सा शेल होगा? देखते हैं, ये आपका K शेल, ये आपका L शेल और ये आपका M शेल। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? 3s वाला। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहां पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए 1। यहां पर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। और मैंने लिखवाया था ये क्या है? मेटल है। मेटल के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपका किसके इक्वल होता है? वैलेंसी के इक्वल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ध्यान से समझना बच्चों, यहां से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहां पर ये 2 और 8 स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा। यहां से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। तो इसने यहां से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब समझते हैं, जैसे मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, NaCl का कंडीशन मैंने लिया है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिनोमिना को हम समझेंगे यहां पर। तो देखते हैं NaCl यहां पर 17 किया। ठीक है, अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखते हैं बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p क्या होगा? 6 3s2 3p5। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका आउटर मोस्ट शेल लिखना चाहूंगा तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल कितना होगा? ये हो गया आपका K, ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका M। तो आउटर मोस्ट शेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पर आउटर मोस्ट शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, आउटर मोस्ट शेल में यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितना हो गया? यहां पर 7। यहां पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 7। जब यहां पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया तो ये क्या करेगा? देखो यहां पर 2 8 और यहां पर 7 है। बात क्लियर है? अब ये क्या करेगा? क्या 2 8 8 बनाएगा या 2 8 बनाएगा? अगर इसे अपना 2 8 बनाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 2 8 बनाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? 288। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288। तो ये क्या करेगा? जो यहां पर जो NaCl में Na ने जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है वही इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा? Cl। और Cl एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? Cl-। ठीक है, Cl एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? Cl-। यहां देखो कैटायन और यहां क्या हो गया? एनायन। अब ये NaCl Na+ और Cl के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? बता सकते हो आप लोग? दो अपोजिट चार्ज है और अपोजिट चार्ज के बीच हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद ये कौन सा कंपाउंड बना लेगा?
आयोनिक कंपाउंड। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताया, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और आप इसको पीछे से बैक करके वापस से देख सकते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार और समझिएगा, 2 से 3 बार समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हम देखते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं H2O का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। 2 एग्जांपल लूंगा ताकि आपको और समझ में आएगा। H2O का, तो H2O में O ये हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन, देखो ये ऐसे लिखते हैं हम इसको अच्छे से, देखो 1s2 2s2, ठीक है। 2p बोलो, 2p यहाँ पर क्या आएगा बच्चों बताओ, यहाँ पर आएगा 2p4, ठीक है। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? ये हो गया K, ये हो गया L। तो टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 6। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों यहाँ पर? 6 हो गए। जब यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 हो गए, तो अब देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम लोग 1s1, सबसे सिंपल, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो ये आपका कौन सा शेल में है? इसका आउटर मोस्ट शेल आपका क्या होगा? 1s, जो कि आपका क्या होगा? K। बात क्लियर है? तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 हो गए। सिंपल बोल सकते हैं, ये एक ले भी सकता है, एक दे भी सकता है। हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी और एक इलेक्ट्रॉन देगा भी, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद H- भी बना सकता है, ये H+ भी बना सकता है। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं हाइड्राइड और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। नाम लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। हाइड्राइड इसको मैं बताऊंगा अभी, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। देखो एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस शेल में यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लैक मार्कर से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में जाए, ठीक है। और अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एक वैलेंस शेल, कितने हाइड्रोजन है H2O में? H2O में 2 हाइड्रोजन है। तो एग्जाम्पल H2O का लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो ये अब देखो हाइड्रोजन को क्या बनाना है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से, उसको क्या चाहिए? एक और इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो 2 बना लेगा। 2 का मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2। अब ऑक्सीजन को क्या बनाना है? यहाँ पर क्या है? 2 और 6 है। इसको 8 बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सेम टाइम पे यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये इसके पास, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो इसके पास। तो इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन के देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में है, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में है, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इन शेयरिंग कितने? ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आपके शेयरिंग में है वो कितने हैं बच्चों बताओ? 1 और 2, ठीक है। और हाइड्रोजन में सुनना, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका होता है शेयरिंग फिनोमिना, जो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक अच्छे से। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग फिनोमिना, ठीक है। तो ये आपको कोवलेंट कंपाउंड के बारे में मैंने बताया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे भाई बच्चों, जो कि आपका होगा नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हम यहाँ पर नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो बच्चों अब हम नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में समझते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नेमिंग कैसे करेंगे। ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो हम समझते हैं यहाँ पर नेमिंग ऑफ
नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग को समझने के लिए मैंने क्या किया, कंपाउंड को सबसे पहले मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको कंपाउंड की नेमिंग समझने में काफी इजी पड़े, ठीक है। तो एक एक करके धीरे धीरे हम समझेंगे बेटा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा क्रिस क्रॉस मेथड, नहीं वैसा नहीं लगाएंगे, हम पूरा अच्छे से समझेंगे एक एक नेमिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहला, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक मैंने लिया आयोनिक कंपाउंड, एक मैंने कौन सा कंपाउंड लिया बच्चों, आयोनिक कंपाउंड, और एक मैंने क्या लिया यहाँ पर, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने आयोनिक कंपाउंड लिया, यहाँ मैंने कोवेलेंट कंपाउंड लिया। तो कोवेलेंट कंपाउंड का आप एग्जांपल समझ सकते हैं बेटा। इसका एग्जांपल क्या होगा आप समझते होंगे, जैसा देखो Kc यहाँ पर हो जाएगा एग्जांपल इसका NO2, N2O5, P2O5 और PCl3, ठीक है, NCl3 एज वेल एज हम बोल सकते हैं यहाँ पर BCl3 बच्चों। ये सारा आपका क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल से, ठीक है। और आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल क्या होंगे, आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल हम बोल सकते हैं NaCl, KBr और CHCl, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि सबसे पहले कि कंपाउंड के नेमिंग हम कैसे लिखें। तो धीरे धीरे हम इसको 1-2 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम आयोनिक कंपाउंड के नेमिंग के बारे में समझते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड के नेमिंग को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट आपका पहला पार्ट होगा वो आपका क्या बताएगा, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड, और एक क्या होगा, पॉली एटॉमिक। कौन सा, पॉली एटॉमिक, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, बाइनरी कंपाउंड क्या होगा, बाइनरी कंपाउंड क्या होगा, जिसमें केवल और केवल कितने एटम हो, 2 एटम, विच कंटेन ओनली 2 एटम्स, ठीक है। और पॉली एटॉमिक क्या होगा, विच कंटेन मोर देन 2 एटम्स, मतलब जिसमें 2 से ज्यादा एटम होंगे। मैंने आपको कंपाउंड की डेफिनेशन पहले ही बताई थी कि कंपाउंड ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम का एक ना ग्रुप होता है, 2 और मोर देन 2 एटम्स ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और उसी तरीके से आयोनिक कंपाउंड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में या तो 2 एटम होंगे और एक में कितने होंगे, मोर देन 2 एटम होंगे, ठीक है। इसका मैं और भी डिवीजन करता हूं, एक एक करके समझेंगे। इसका मैंने अपने हिसाब से डिवीजन किया है। ये हो गया आपका टाइप फर्स्ट, और ये यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, टाइप 2, ठीक है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर घबराइए नहीं, मैं टाइप फर्स्ट और टाइप 2 के बारे में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर भी मैं बोल देता हूँ टाइप फर्स्ट, और यहाँ पर भी मैं क्या बोल देता हूँ, टाइप 2, ठीक है। अब टाइप 2 और टाइप फर्स्ट क्या है, देखो अब मैंने आपको वैलेंसी के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने आपको जब यहाँ पर बच्चों वैलेंसी के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, तो ये बात नहीं है कि हर मेटल का सिंगल वैलेंसी होगी, हर मेटल की आपकी सिंगल वैलेंसी होगी। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो आपके मोर देन टू वैलेंसी शो करते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, जैसे आपका हो गया औरम, ठीक है, जैसे आपका हो गया गोल्ड, ठीक है, और हम बोल सकते हैं मर्क्यूरी, ठीक है, और लेड। ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी हमारे मोर देन 1 वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 के बारे में मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, ठीक है। तो लिखते हैं हम आगे, नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड टाइप 1। तो बाइनरी कंपाउंड की नेमिंग को हम समझते हैं। नेमिंग ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड टाइप 1, ठीक है। बाइनरी आयोनिक कंपाउंड, इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं टाइप 1 को। किसको समझ लेते हैं बच्चों, यहाँ पर टाइप 1 को। अब टाइप 1 हमारा क्या होगा, समझना ध्यान से।
टाइप 1 में हमारा, टाइप 1 का एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे देखो NaCl, यहाँ पर 2 एटम है, हो गया, ठीक है। और यहाँ पर Al, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि एक मैं बोल सकता हूँ MgBr2, यहाँ पर कितनी टाइप के एटम हो गए, केवल 2 टाइप के एटम है। इस तरीके के एग्जाम्पल आपके बाइनरी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं। अब देखो यहाँ पर जो टाइप 1 है, टाइप 1 metal can have only single valency। मेटल के पास केवल और केवल कितनी वैलेंसी रख सकता है मेटल, ओनली सिंगल वैलेंसी, मतलब एक वैलेंसी रखेगा अगर मेटल, तो वो आपका कौन सा होगा, टाइप 1 में। टाइप 1 में वो कौन सा होगा आपका, जो आपका मेटल एक ही वैलेंसी रखता होगा। तो मैं अभी एग्जांपल लिखता हूं, देखो जैसे Na, ठीक है, Ca, Mg, Be, ठीक है, और मैं Na+1, Ca+2, Mg+2, Be+2, Ba+2, ठीक है, और Cd+2, Zinc+2, ठीक है, और भी एग्जांपल मैं आपको लिखता है यहाँ, तो इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। Cd+2, Zinc+2, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। और भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर Na के बाद K+, Li+, ठीक है, और इस तरीके के आपके होते कुछ, ठीक है। और इतने काफ़ी है, आगे हम फर्दर उसके बारे में जानते रहेंगे, या फिर वो Al+3 ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे फर्दर जानते रहेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने किसके बारे में बता रहा हूँ, केटायन, किसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, केटायन। अब देखो एनायन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना एनायन के बारे में। तो एनायन, ठीक है, एनायन के बारे में एक चीज ध्यान रखना, इन द केस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड एनायन विल बी सेम। इन द केस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड एनायन विल बी व्हाट, सेम। एनायन in the case of type 1 in the case of anion type 1 in the case of anion in the case of type 1 and type 2 anion will be same। anion will be what, same। anion आपका क्या होगा, सेम होगा। अगर आपका टाइप 1 और टाइप 2 के केस में आपका anion हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चाहे आप टाइप 1 बाइनरी आयोनिक कंपाउंड की बात करें या टाइप 2 बाइनरी आयोनिक कंपाउंड की बात करें, anion क्या होगा, सेम होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर H-, F-, Cl-, Br-, I-, ठीक है, N3-, P3-, O-2, S-2, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। अब देखो इसकी हम नेमिंग को समझते हैं कि नेमिंग कैसे देंगे, तो इसको समझते हैं यहाँ पर। तो टाइप 1 में जो आपका केटायन होगा, केटायन का नाम कैसे लिखेंगे, केटायन, नेम ऑफ केटायन इज name of cation written, name of cation can name of cation is equal to elementary name। मतलब इसका एलिमेंट्री नेम के ही, जो आपका इसका एलिमेंट्री नेम होगा वही इसका नेम ऑफ कैटायन होगा। लेकिन अगर मैं नेम ऑफ एनायन लिखूंगा तो क्या करूंगा, सफिक्स क्या ऐड करूंगा मैं, आइड। सफिक्स क्या ऐड करूंगा मैं, आइड। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं नेम ऑफ कैटायन लिखूंगा तो वो आपका एलिमेंट्री नेम होगा। अगर मैं नेम ऑफ एनायन लिखूंगा तो वो वहां पर सफिक्स आप क्या लगाओगे बेटा, आइड। क्या लगाओगे, आइड। तो देखो इसका एलिमेंट्री नेम क्या होता है, सोडियम। तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम। कोई भी ज्यादा आपको सोचना नहीं है। यहां पर इसका क्या होगा, कैल्शियम। यहां पर क्या हो जाएगा,
यहां पर हो जाएगा इसका नाम मैग्नीशियम, ठीक है, इसका नाम बेरिलियम, इसका नाम बेरियम। जो इसका आपको एक बार आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो अपने आप आपको नाम याद होते जाएंगे, नाम के लिए चिंता मत करो। कैडमियम, इसका नाम जिंक, इसका नाम पोटेशियम, इसका नाम लिथियम, इसका नाम एल्यूमिनियम। तो आप देख ही रहे होंगे जो जो आपके पीरियोडिक टेबल में नाम लिखे हैं मैंने उसी तरीके से नाम लिखे हैं इसमें, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताता हूं। देखो यहां पर हाइड्रोजन है तो यहां इसको बोलेंगे हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। देखो यहां पर मैंने क्या लगा दिया? आइड। इसको क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। देखो फिर से क्या आ गया? आइड। यहां पर क्या होगा? क्लोराइड। फिर से क्या आ गया? आइड। यहां पर क्या आ गया? ब्रोमाइड। फिर से क्या आ गया? यहां पर आइड। यहां पर क्या आ गया? आयोडाइड। फिर से क्या आ गया? यहां पर आइड। यहां पर क्या आ गया बच्चों? ध्यान से देखो, यहां पर क्या आ गया? नाइट्राइड। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, आई होप। यहां पर क्या आएगा? फोस्फाइड। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्साइड। और यहां पर क्या हो जाएगा? सल्फाइड। तो देखो बच्चों कि मैंने क्या किया, एनायन के नाम के पीछे मैंने सफिक्स क्या ऐड किया? आइड। क्या ऐड किया? आइड। और टाइप 1 में मैं सिंगली ऐसे नाम लिखूंगा। अब ध्यान देना, नेम लिखने का जो आपका वो तरीका होगा, सबसे पहले कैटायन, उसके बाद वैसा का वैसा ही एनायन के नाम को लिख देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अभी मैं एक बार ऐसे ही समझा रहा हूँ, नाम लिखना बता रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, फिर मैं नेम से आपको कंपाउंड भी लिखना बताऊंगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर नेम लिखना पहले सीखते हैं। अगर मैंने NaCl लिया तो NO को क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड है और Na का एक ही वैलेंसी होती है। वैलेंसी इसकी चेंज भी नहीं होती ना, वैलेंसी इसका एक ही टाइप का होता है, +1। तो यहां पर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड आ गया। यहां पर मैं लिख दूं CaF2, इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम फ्लोराइड। ये आपको बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री या फिर खास तौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम आने वाला है ये आपको, सबसे ज्यादा। तो इसको अपने माइंड में सेट कर लो। Al(N), यहां पर एल्यूमिनियम का क्या होगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और N का क्या हो जाएगा? नाइट्राइड, नाइट्राइड। अब हम इसी के नेम से वो लिखना सीखते हैं, इसी का जो फॉर्मूला है वो लिखना सीखते हैं। तो देखो, सोडियम को हम क्या बोलते हैं? Na+, और क्लोराइड को क्या बोलते हैं? Cl-1। अब देखो दोनों ये वाला यहां पर क्या होगा? इसका 1 यहां जाएगा और इसका 1 यहां जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा? NaCl। ठीक है, सेकंड में हम समझते हैं यहां पर हम समझते हैं Ca+2 और यहां पर F-1। अब क्या होगा यहां पर बताओ? यहां पर क्या होगा? ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CaF। देखो 2 यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा, CaF2। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है ये। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखेंगे? Al+3 और यहां पर N-3। अब देखो यहां पर ये क्या होगा? ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो यहां पर 3 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Al3N3। क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूं 3? अगर मैंने 3 को कॉमन निकाल दिया तो क्या बन गया? Aln। देखो आपके पुराने वाले कंपाउंड ही आ गए। इस तरीके से हम यहाँ पर सिंपली नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, टाइप 1 बाइनरी के लिए, केवल और केवल किसके लिए? बाइनरी के लिए। जब इस तरीके का होगा, देखो पॉली एटॉमिक में ये सारे आपके चेंज हो जाएंगे, पॉली एटॉमिक में ये सारे एनायन आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन बाइनरी में टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, ये आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। अगर मैं बात करूं अब मैं बात करता हूं बेटा टाइप 2 की, तो टाइप 2 के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 के बारे में हम कैसे लिखेंगे हम एक बार समझते हैं, फिर हम पूरे बाइनरी कंपाउंड का एक एग्जांपल अगले लेक्चर में लेंगे। पहले हम टाइप 2 को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखो टाइप
2 किसके लिए? बाइनरी इनऑर्गेनिक बाइनरी आयोनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए। टाइप 2, टाइप 2 किसके लिए बेटा? सॉरी, टाइप 2 आपके बाइनरी इनऑर्गेनिक आयोनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप 2 में। सबसे पहले टाइप 2 क्या होता है? विच कंटेन मोर देन वन वैलेंसी। मतलब जिसके पास एक से ज्यादा वैलेंसी हो वही कंपाउंड इसके अंदर लेंगे, वही एटम इसके अंदर लेंगे। समझना ध्यान से। अगर मैंने बात किया Fe+2, यहां पर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। Fe+2, Fe+3। ठीक है, देखो Fe के 2 है ना, तो मोर देन वन वैलेंसी। पहले वाले में Na आपका +1 होता था, Na+2 आपका नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इसको टाइप 2 में रखा है। समझना बात को ध्यान से। यहां पर क्या होगा? Au+1, Au+3, Cu+1, Cu+2। ठीक है, एक यहां पर Hg2 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, Hg+2। ठीक है, और हम क्या ले? Nickel+2, Nickel+4। ठीक है, और हम इसमें और भी ले सकते हैं। कौन कौन से और भी इसमें कंपाउंड? Cobalt+2, Cobalt+3। ठीक है, ये सारे हम कंपाउंड ला सकते हैं। अब हम इसकी नेमिंग की ओर समझते हैं। इसके नेमिंग करने के बहुत 2-3 मेथड है, तो हम नेमिंग समझते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, अब हम यहां पर मैं आपको नेमिंग समझाता हूं इसका अच्छे से, तो इसके नेमिंग को अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर ओल्ड नेम और यहां पर स्टॉक नोमेनक्लेचर, स्टॉक नेमिंग। अब देखो, स्टॉक नेमिंग और ओल्ड नेम में क्या डिफरेंस है मैं आपको सिंपल बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं ओल्ड नेम। हम इसको देखो, ओल्ड नेम के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं एक बार। ओल्ड नेमिंग में मैं हायर चार्ज वाले पर मैं क्या लगाऊंगा? सफिक्स में लगाऊंगा इक, और लोअर चार्ज वाले पर मैं सफिक्स क्या लगाऊंगा? लोअर चार्ज वाले पर मैं सफिक्स क्या लगाऊंगा बच्चों? बताओ बच्चों, अस। ठीक है, और स्टॉक नेमिंग में मैं क्या करूंगा बच्चों? ध्यान से समझना। स्टॉक नेमिंग में मैं नंबर ऑफ चार्ज is written in Roman number in bracket और सिंपल नेम लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हम कौन से नेम को यूज करेंगे? लैटिन नेम को। यहां पर हम कौन से नेम को यूज करेंगे? लैटिन नेम को, लेकिन यहां पर सिंपल नेम को यूज करेंगे। यहां पर लैटिन नेम को, और यहां पर देखिए स्टॉक में सिंपल नेम और ओल्ड में लैटिन नेम। ठीक है, Fe का क्या होगा? Fe+2 मतलब लोअर है कि हायर है? लोअर है, तो क्या लगाएंगे? अस। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका नाम? फेरस। और हायर होगा तो क्या होगा? फेरिक। बात क्लियर है? यहां पर लोअर है कि हायर है? लोअर होगा तो क्या होगा? ओरस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओरस। और हायर होगा तो क्या हो जाएगा? ओरिक। ठीक है, कॉपर का लोअर होगा तो क्या होगा? क्यूप्रस। ठीक है, और अगर हायर होगा तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। बात क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका ओल्ड नेम इसका मैं बात करूंगा तो क्या होगा? मर्क्यूरियस। और इसका क्या होगा? मर्क्यूरिक। क्या हो जाएगा इसका नाम? मर्क्यूरिक। इसका क्या हो जाएगा? निकलस। और इसका क्या हो जाएगा? निकलिक। और इसका क्या हो जाएगा? कोबाल्टस। और इसका क्या हो जाएगा? यहां पर कोबाल्टिक। और एक और मैं यहां पर ले सकता हूं Pb+2 का क्या होगा? प्लम्बस। Pb+2 का क्या होगा? प्लम्बस। और Pb+4 का क्या हो जाएगा? प्लम्बिक। Pb+4 का क्या हो जाएगा?
प्लम्बिक, मैं इसकी जगह पीबी लेता हूँ, तो ये तो आपने लिख लिया होगा, उसकी जगह मैं पीबी लूंगा, ठीक है ना। तो आप समझना, यहाँ पर समझते हैं Pb+2 और Pb+4, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लम्बस, प्लम्बस, और इसको क्या लिखेंगे, प्लम्बिक, ठीक है। उसी तरीके से Sn, उसी तरीके से आपका इसका नाम आप लोग लिखना, Sn+2 का नाम आप लिखना Sn+4 का, इसका नाम आपको लिखना है, होमवर्क है ये आपका, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इसके दोनों नाम आपको लिखने हैं, ओल्ड नेम एंड स्टॉक नेम। अब देखो यहाँ पर स्टॉक नेम, स्टॉक नेम कैसे लिखेंगे, स्टॉक नेम में मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं हम, आयरन, और इस पर चार्ज कितना है, सेकंड, तो सेकंड हम रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर कितना है, आयरन, और थर्ड में रोमन नंबर में लिख दो, इसको क्या बोलेंगे, गोल्ड, तो गोल्ड लिखा, और यहाँ पर +1 है तो 1 को लिख दिया, यहाँ पर क्या है, गोल्ड है, और यहाँ पर क्या है, चार्ज, इसको मैंने थर्ड ऐसे लिख दिया। यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर को मैंने ऐसे लिखा, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, +1, वो जो तरीका बताया वही यूज करना है। यहाँ पर मैंने कॉपर लिखा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मरकरी, मर्क्यूरी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, मर्क्यूरी, यहाँ पर 2। अब देखो 1 क्यों लिखा, 2 +2 चार्ज 2 पर है, +2 चार्ज 2 पर है, तो 1 पर कितना चार्ज होगा, 1 +1 होगा बच्चों, तो ध्यान से समझना, इसको क्या लिखेंगे, लेड 2, और इसको क्या लिखेंगे, लेड 4, इसको क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट 2, और इसको क्या लिखेंगे, कोबाल्ट 3। दिस इज व्हाट, स्टॉक नेमिंग। ध्यान रखना, स्टॉक नेमिंग में हम इसी का नंबर लिखेंगे, स्टॉक नेमिंग में हम क्या करेंगे, इसी का नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल लेते हुए हम मूव करेंगे पॉली एटॉमिक पे, देन आफ्टर हम वहां पर कोवलेंट कंपाउंड के नेमिंग को समझते हुए हम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में नेमिंग को खत्म करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल करें, और कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मतलब किसी के लिए कुछ नहीं सोचना, आपको डाउट है तो आप अपना डाउट पूछिए, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, ओके। तो थैंक यू सो मच।